आज का हमारा सवाल है स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में हमने बात करा था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। हालांकि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या है, अगर वो समझ में आ गया तो ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो थोड़े समझते हैं। पिछले वीडियो का थोड़ा सा एक रिकअप लेते हैं। यहाँ पे हमने बोला था कि अगर कोई वेक्टर फील्ड ए है, ठीक है, कोई वेक्टर फील्ड ए है तो इसके दो फॉर्मूला थे, एक फ्लक्स के फॉर्म में थे और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला थे। हालांकि दोनों मैथमेटिकल फॉर्मूला थे। अगर कोई वेक्टर फील्ड ए है तो अगर हमें इसका डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना हो, डाइवर्जेंस ए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। इसको ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पहला हो गया। डाइवर्जेंस ए का मतलब क्या है, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। दूसरा क्या था, डाइवर्जेंस का, अब बात कर देखो, डाइवर्जेंस का डेफिनेशन क्या था, अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्ज कितना हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, डाइवर्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी वेक्टर ए का जो है ये वेक्टर सरफेस इस तरीके से है, इसमें जितना फ्लक्स कितना जा रहा है, इसमें अगर वेक्टर ए फील्ड है तो इसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स। तो सबसे पहले समझो फ्लक्स ऑफ फॉर्मूला है क्या, फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता था, इस तरीके से आया था, ए डॉट डी एल। इस सरफेस में से जितना अमाउंट ऑफ लाइंस जो जा रही है उसका फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो अब ये कह रहे हैं अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्ज हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हमारे पास डाइवर्जेंस का एक फॉर्मूला और था, क्या था, यहाँ पे लिमिट डेल्टा वी टेंस टू 0 और इंटीग्रेशन इस तरीके से था, और टोटल सरफेस के लिए फ्लक्स ये रहा फॉर्मूला और पर यूनिट वॉल्यूम ये। तो ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, और डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ें समझ में आई, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ये हो गया। दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि सरफेस इंटीग्रल, अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल मैथमेटिक्स में किस तरीके से लिखते हैं। अगर हमें इसका सरफेस इंटीग्रल चाहिए तो इसको इस तरीके से लिख देना, ए डॉट डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट डी एस। ये डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल निकालना हो किसी वेक्टर का तो इस तरीके से निकालते हैं। और वॉल्यूम इंटीग्रल चाहिए तो जाहिर सी बात है, वॉल्यूम चाहिए तो उस वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए इस तरीके से कर देंगे और डॉट डी भी कर देंगे, ये इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल। अच्छा, ये सरफेस में डबल इंटीग्रल क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन दो है हमारे, एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, और वॉल्यूम में डायमेंशन 3 होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होते हैं। ये बेसिकली स्पेस में है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल के थ्रू लिखेंगे इसको, और इसको सरफेस इंटीग्रल के थ्रू। तो ये बहुत ही सिंपल है, पता है। अगर लाइन इंटीग्रल भी है, अगर कोई लाइन इंटीग्रल भी निकालना हो किसी वेक्टर ए का, लाइन इंटीग्रल, तो वो आता है इस तरीके से, ए डॉट डी एल। उस पूरे कर्व का यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो इस तरीके से, किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जा रहा है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। आई होप समझ में आ गई, ये डाइवर्जेंस के दो फॉर्मूले। अब आता है इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, और ये बस स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। क्या करेंगे, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ए इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो किसी सरफेस पे हम अभी बात कर रहा था कि सरफेस इंटीग्रल को डिनोट इस तरीके से करते हैं, डबल इंटीग्रेशन के साथ ए डॉट डी एस, कोई भी वेक्टर हो सकता है, उसका सरफेस इंटीग्रल इस तरीके से, इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल इस तरीके से हो सकता है, और ये दोनों इक्वल होंगे। यही डाइवर्जेंस का स्टेटमेंट है। अब देखो, डाइवर्जेंस ए को डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था दो फॉर्मूले थे, या तो डॉट प्रोडक्ट ले लो डेल ऑपरेटर के साथ, या फिर ये इस तरीके से, ये फॉर्मूला इसको जब प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम में तो ये अभी काम आएगा। ठीक, किस तरीके से अभी आगे देखेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल सा है, किसी वेक्टर ए का सरफेस इंटीग्रल पूरे सरफेस का जो है उस वेक्टर ए का वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, जो उस सरफेस ने उस वॉल्यूम को इनक्लोज करा है। इनक्लोज मतलब कि उस सरफेस ने उस वॉल्यूम को घेरा है। ठीक, अब इसको प्रूफ पे चलते हैं। क्या करें, लेट सपोज अ क्लोज सरफेस इज इनक्लोजेज, ये ई है, इनक्लोजेज अ वॉल्यूम वी। कोई सरफेस इस तरीके से है, सरफेस है, सरफेस बॉडी है, इस ये सरफेस को
ये वॉल्यूम कोई वी जो है इनक्लोज करता है। इनक्लोज का मतलब जगह घेरना, जगह छेकना, इस तरीके का सेंस होता है। तो सरफेस कोई है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक, वॉल्यूम छेकेगा, वॉल्यूम घेरेगा, देन द फ्लक्स विल बी ऑफ दैट सरफेस। किसी सरफेस को वॉल्यूम इनक्लोज करा, लेकिन उस वेक्टर ए का किसी यहाँ पे अगर छोटा एलिमेंट लिया जाए तो इसका छोटा सरफेस होता है, यहाँ पे वेक्टर ए हो जाएगा, तो इसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर पूरे अगर सरफेस की बात करें तो इसका टोटल फ्लक्स इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा देखना, फ्लक्स में और सरफेस इंटीग्रल में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, दोनों करीब करीब सेम हम लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये सरफेस इंटीग्रल पूरे सरफेस के लिए होता है और फ्लक्स जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए ही होता है। जैसे छोटे से के लिए छोटा यहाँ पे फ्लक्स होता है, लेकिन हमें पूरा सरफेस का चाहिए तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये फ्लक्स का फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखते हैं, ए डॉट डी एस होता है। अब क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर volume divided into two parts V1 and V2, then these volumes enclosed by the surface S1 S2। यही बात करेगा, हमने अगर वॉल्यूम को दो डिवाइड में अगर टुकड़ों में बांट दे V1 और V2, तो इसके सरफेस S1 और S2 के द्वारा इंक्लोज होंगे, यही बात होनी कि देन दीज वॉल्यूम्स इंक्लोज S1 और S2 सरफेस के द्वारा इंक्लोज कर देंगे, तब टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, पहले सरफेस का सरफेस इंटीग्रल या पहले सरफेस का फ्लक्स ले लेंगे और दूसरे सरफेस का फ्लक्स ले लेंगे। अगर वॉल्यूम दो डिवाइड में करा तो ये भी दो हो गया ना, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या हो गया? सरफेस 1 के लिए S1 A डॉट DS1 प्लस ये डबल इंटीग्रल A डॉट DS2, इसको इक्वेशन 2 मान लेना, इसको 1 मान लिया। अब आगे देखते हैं, आगे हमने क्या करा कि सिमिलरली इफ वी डिवाइड द वॉल्यूम V इनटू लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक, तो V1, V2, V3, V4 और Vn एंड देन दीज वॉल्यूम्स विल बी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस S1 S2। यही बात हुई कि अगर शुरुआत में तो हमने इसको दो भागों में डिवाइड करा, तो इसका वॉल्यूम 1 V1, इसका वॉल्यूम V2 और इसका सरफेस 1 है, इसका सरफेस 2। अब इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ वॉल्यूम भागों में बांटे, V1, V2, V3, V4 इस तरीके से, तो इसके सरफेस भी S1, S2 और S3 होंगे, यानी सरफेस S1 सरफेस V1 को इंक्लोज करेगा, S2 V2 को इंक्लोज करेगा। तो आई होप ये सिंपल रहा। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स हमारा होगा सरफेस इंटीग्रल A डॉट ds, ये बराबर हो जाएगा पहले सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, दूसरे सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, तीसरे सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, और इसी तरीके से nवें सरफेस के लिए, क्योंकि हम n पार्ट्स में डिवाइड करे हैं ना, nवें सरफेस के लिए टोटल इतना फ्लक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा संपूर्ण फ्लक्स आया, यानी टोटल फ्लक्स आया, यहाँ पे एक समेशन देख सकते हैं। समेशन बेसिकली ये होता है, किसी चीज़ को जोड़ना होता है तो हम समेशन साइन से डिनोट करते हैं। आई इनिशियलाइज करा, ये 1 से n तक जाए, ये डबल इंटीग्रल एस सरफेस ये 1 के लिए A डॉट ds आई, अगर आई का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 के लिए हो जाएगा, 2 डालोगे तो 2 के लिए, 3 डालेंगे तो 3 सरफेस के लिए हो जाएगा फ्लक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा, ये सेम ही चीज़ रहा हमारा, ये टोटल फ्लक्स नहीं ना है, टोटल फ्लक्स ही है। अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हम VI से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे से। देखो हमने क्या बोला था, डाइवर्जेंस का ये एक और फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मतलब टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का चीज़ है, तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पे सेम हमारी A डॉट ds, यहाँ पे A डॉट ds था, तो ऊपर नीचे हमने VI से इस तरीके से बेसिकली ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा। जब इसको मल्टीप्लाई करा, अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा n, यहाँ पे एक लॉजिकली सोचो, अगर n इन्फिनिटिव तक जाएगा तो वॉल्यूम 0 की तरफ टेंड करेगा, ध्यान से ना। अगर उसको इन पार्ट्स में डाले तो वॉल्यूम तो और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो लिमिट v टेंड्स टू 0। हम इसको जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर जब इसको दो कंडीशन निकाले, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि A डॉट ds आई अपॉन VI, ये क्या हो जाए, डाइवर्जेंस A के बराबर हो गया। बिल्कुल ये इस फॉर्मूले में आ गया कि नहीं आ गया? इस फॉर्मूले में आ गया। ये वेलोसिटी था, वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम इस तरीके से आ गया, तो इसको डाइवर्जेंस A तो लिख ही सकते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे समेशन I से N और VI, ये हो गया। ये क्या है, बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रल डी भी है। इसको समेशन को जब तोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन में ही तोड़ते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है डाइवर्जेंस का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ये जो सेम बात हुई, ये सेम चीज़ें यहाँ पे हमने नोट करा। और वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए का डाइवर्जेंस और वॉल्यूम इंटीग्रल, ये दोनों चीज़ें देखो, इन दोनों को ब्रेक करा गया, ये दोनों चीज़ें आ गए। अब इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। अब हमने बोला डाइवर्जेंस को डेल ऑपरेटर और ए वेक्टर के साथ कर सकते हैं क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो चुका है। यहाँ पे वॉल्यूम पूरे सरफेस की है,
तो इसीलिए ये ट्रिपल वॉल्यूम या मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो आई होप ये बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग ली होगी। बाकी जब आप नोट्स को लिखोगे पढ़ोगे देन इट विल बी मोर क्लैरिटी, यू विल गेट मोर क्लैरिटी आई होप। तो मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट सवाल में। अगला हमारा इम्पोर्टेंट सवाल होगा स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, बाय।